बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने वादे तोड़ने शुरू कर दिए हैं और अरशद शरीफ शहीद भाई की जो इंक्वायरी होनी है इस मामले की, उसके अंदर अब इस किस्म का कमीशन बनाया गया है कि जिसके मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं जिनको डाला गया, उसमें उन्होंने PCO के तहत हलफ भी लिया हुआ है। फिर बहुत सारी और मुतनाज़ चीज़ें हैं, वहाँ पर एक एतराज़ हो रहा है। फिर अपनी एजेंसीज़ के ज़ेर निगरानी, यानी जो लोग हरासा कर रहे होते थे वो अपने ज़ेर निगरानी अब अरशद शरीफ साहब की इंक्वायरी करेंगे, तो ये क्या इंक्वायरी होगी। तो वालिदा मोहतरमा जो हैं माजी ने एक बयान जारी किया है, और जो बयान है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले आप ये देख लें कि इन्होंने कमेटी बनाई क्या है। वज़ारत दफ़ा की दरख्वास्त पर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया गया है और नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा साहब की सरबराही में तश्कील दिए गए कमीशन में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उस्मान अनवर और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये IB के हैं, दूसरे वाले जो हैं IB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हामिद, ये शामिल होंगे। अब ये वो लोग हैं जो शहबाज शरीफ के ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं। और जो रिटायर्ड जज साहब हैं उनकी भी शोहरत आपके सामने है। एलामिया में कहा गया कि कमीशन पाकिस्तान कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया गया है और वफाकी काबीना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के बाद वज़ारत दिफ़ा ने हक़ाइक़ मालूम करने के लिए कीनिया हुकूमत के ताउन के साथ साथ वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी करने की तजवीज़ दी है। इस वाक़े के बाद मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी अफवाहें, ख़तरनाक क़यास आराइयाँ और गलत मुहिम चलाई जा रही है। ये कौन कह रहा है? ये तो अजीबोगरीब चीज़ें कर रहे हैं। हमें तो इंक्वायरी चाहिए। अब उसके अंदर ज़िम्मेदार X हो, Y हो, Z हो, A हो, B हो, C हो, कोई भी ज़िम्मेदार हो, जो भी ज़िम्मेदार होगा उसको हम चाहते हैं सज़ा मिले। इसके अंदर तो अभी किसी का नाम लिया ही नहीं, ना उनकी फैमिली ने लिया, ना हम सहाफ़ियों ने लिया, किसी ने नहीं लिया। हम तो ये कह रहे हैं वो कौन है जिसने उनको पाकिस्तान से जाने पे मजबूर किया। तो माजी का जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना दूँ। जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाए गए इंक्वायरी कमीशन को वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के अपने जारी करदा बयान से मुतसादम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मेरे बेटे शहीद अरशद शरीफ के बहीमाना कत्ल पर सियासत मत खेली जाए, बल्कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, ताकि इंक्वायरी कमीशन पर ख़ानदान और सहाफ़ी बरदरी का एतमाद कायम हो सके। क्योंकि जिस करब से शहीद अरशद शरीफ शहीद का ख़ानदान गुजर रहा है, इसमें मज़ीद इजाफे के बजाय इंसाफ की मुकम्मल तकमील को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि जिस हुकूमत ने शहीद अरशद शरीफ शहीद पर मुल्क भर में कई बगावत के मुकदमा दर्ज करवाए और अपने वतन की ज़मीन उसके लिए तंग कर दी, जिसकी वजह से शहीद को मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा और वहाँ से भी उनको बेदखल होने पर मजबूर किया गया, आज वफाकी हुकूमत ने अपने 2 मातहत सरकारी अफसरान और एक रिटायर्ड जस्टिस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया है। क्या इससे किसी भी किस्म की आज़ादाना तहकीकात की तवक्को मुमकिन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ फौरी तौर पर अपने जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन की तश्कील 9 के लिए मुमकिन बनाए। उन्होंने PFUJ समेत मुल्क भर की सहाफ़ती बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि शहीद अरशद शरीफ का खून नाहक किसी भी सूरत रायगा ना जाने दें और अपना भरपूर हक और अपना भरपूर किरदार अदा करें। वालिदा शहीद अरशद शरीफ शहीद। ये जी स्टेटमेंट है माजी का, और बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। एक माँ को पूरा हक पहुँचता है कि वो इंक्वायरी के ऊपर उंगली उठाए, तहकीकात के ऊपर उंगली उठाए कि जिन्होंने मारा वो कैसे तहकीक कर सकते हैं, या जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए जिनकी वजह से उनका कत्ल हुआ वो कैसे तफ्तीश कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर लगवाएंगे, अपनी मर्ज़ी के आप नताइज निकलवाएंगे, बल्कि इस कत्ल के ऊपर भी आप सियासत खेल रहे हैं। करने का इरादा क्या है, समझिए ज़रा इसको। ये जो कमेटी बन गई है इसकी तवज्जो ये नहीं होगी कि अरशद शरीफ शहीद का कत्ल कैसे हुआ, क्या वजूहात थी, क्यों निकलना पड़ा। ये ढूंढेंगे कि इस इंक्वायरी में इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के मुखालफिन को कैसे फिक्स करना है। ये करने की कोशिश करेंगे बेशर्मी। लेकिन याद रखना वो शहीद है, वो कहीं गया नहीं है, इधर ही है, और वो इंशाल्लाह इन चीज़ों का मुकाबला करेगा। और आप देखेंगे मुकाबला, हम सब मुकाबला करेंगे। अरशद शरीफ भाई की फैमिली फैसला करे, सिर्फ हम सारे हाजिर हैं।
जब वो कहेंगे जहां कहेंगे हम आएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे उस वक्त आएंगे। अब इसमें जो इंक्वायरी होनी चाहिए ना, एक तो होनी चाहिए बैनुल अक़वामी किसी कमीशन के ज़रिए से या कोई आलमी इदारे के ज़रिए से, UN करवाए तो सबसे अच्छा है। इसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं वो हैं, एक तो अरशद शरीफ साहब ने जितने डॉक्यूमेंट लिखे, खतूत लिखे, उन सबको निकाल कर पढ़ा जाए कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या कहा, सदर पाकिस्तान को क्या कहा। फिर जो सेनेट की कमेटी बराए इत्तलाआत है उसके अंदर अरशद शरीफ साहब ने मेरी मौजूदगी में 2 मरतबा बड़े दबंग अंदाज में अपना मौक़िफ़ और जो ख़तरात थे वो उनके सामने रखे। सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के अंदर उनके बयानात मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये वीडियोस निकालें, इनको सुने, आपको पता चलेगा। उसमें मैंने भी बोला है, समी इब्राहिम साहब ने भी गालिबन बोला है, साबिर शाकिर साहब ने भी बोला है, कुछ और सहाफ़ियों ने भी बात की है, हमारे भट्ट साहब है इस्लामाबाद वाले, उन्होंने भी बात की है। तो वो जो बातें हैं उनको निकाल कर सुने, आपको पता चलेगा कि कौन था जो हमें खौफजदा कर रहा था और अभी तक कर रहा है। इन बयानात की रिकॉर्डिंग मौजूद है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिल सके। फिर आप पता करवाएं कि ये जितनी FIRs हमारे ऊपर हुई हैं, जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हरासा हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, तंग किया जा रहा था, ज़मीन तंग की जा रही थी, जैसे कि उनकी वालदा ने अपने बयान में लिखा। ये तमाम FIRs, इनका रिकॉर्ड देखा जाए, इनकी तहरीर देखी जाए, एक ही जैसी है, एक ही दफ्तर से निकली है। ऐसा लगता है व्हाट्सएप किया है किसी ने, जिसने किया हमें तो उसका पता है, व्हाट्सएप किया है और आगे छापा लगता रहा और सारी FIRs होती रही हैं। मुद्दइयों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनको किसने दबाव डाला और किसने उनको कहा कि आप ये मुकदमे दर्ज करवाएं। मेरे तो जो मुद्दई मिले उन्होंने कहा जी हम आपको जानते ही नहीं है इस हवाले से, हमें तो पता ही नहीं था कि पर्चा हम आपके ऊपर दे रहे हैं, हमसे तो सिर्फ ID कार्ड मांगा गया था और ये पर्चा हो गया। फिर ये एक जैसी तहरीरें हैं सारी की सारी, अदालती अहकामात भी इनके ऊपर मौजूद हैं और अदालती प्रोसीडिंग जो हुई हैं उनको भी देखें। फिर वो क्या हालात थे जिनमें अरशद भाई को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, यानी कौन से लोग आए थे, आकर तैनात हुए, उसके बाद सख्तियाँ हुई, गिल भी गिरफ्तार हो गया, अहमद यूसुफ साहब गिरफ्तार हो गए, ARY को रातों रात बंद कर दिया गया। इतने सख्त इकदाम किए गए कि अरशद भाई को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उस रात 3 लोग इस्लामाबाद से निकले थे, एक अरशद शरीफ साहब वो दुबई चले गए, एक खावर घुमन साहब वो अपने गांव पहुंच गए, एक काशिफ अब्बासी साहब वो लाहौर पहुंच गए, और इस तरह कराची में रेड हुआ और अहमद यूसुफ साहब गिरफ्तार हो गए। अच्छा, वो कौन था जिसने UAE से अरशद शरीफ साहब को निकलवाया? ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर में आप कीनिया पहुंचे और जाकर देखें कि अरशद शरीफ साहब का वहां पे कत्ल कैसे हुआ। ये चीज़ें वहां पे जाके देखी जा सकती हैं। अरशद शरीफ भाई जिन दोस्तों से राब्ते में थे उनमें मैं भी हूं और बहुत सारे दोस्त हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जिनमें दिन में 2 दफ़ा भी वो रब्ता करते थे। उनकी एहलिया से भी उनका रब्ता रहता था, माजी से भी उनका रब्ता रहता था, उनकी जो टीम है उससे उनका रब्ता रहता था, जो उनके कुलीग्स उनके साथ चैनल में काम करते हैं उनसे उनका रब्ता रहता था, चैनल के मालिकान और बाकी दोस्त जिन से अरशद शरीफ साहब का रब्ता रहता था और वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते थे, वो तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए जाएँ और फिर जिन लोगों के हम नाम बताएं उनके भी इंटरव्यूज़ किए जाए और जाके उनसे पूछा जाए कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और किस बुनियाद पर किया। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो फिर अरशद शरीफ भाई को इंसाफ मिलना शुरू होगा और मामला इंसाफ की जानिब बढ़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है और जानबूझकर चीज़ों को घुमाकर इसको भी अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। एक तो लॉन्ग मार्च चल रहा है पाकिस्तान में, अगर अरशद शरीफ शहीद भाई को इंसाफ ना मिला तो एक एहतजाज फिर हम भी करेंगे। फिर चाहे आप हमें गिरफ्तार करें, मारें, कुछ भी करें, आप हमें मजबूर ना करें। अरशद शरीफ भाई की माजी ने एक बयान दिया है, इसके वज़न को महसूस करें। पाकिस्तान की फ़ौज कह चुकी है कि आप बाहर से इंक्वायरी करवा दें किसी आलमी इदारे से, तो फिर आपको क्या एतराज़ है? आप करवाएं आलमी इदारे से इंक्वायरी ताकि जो भी मुजरिम है उसको पता चले। अब आ जाए बाकी खबरों की तरफ। एक तो अरशद भाई वाला मामला मैंने आपके सामने रखा, इस पर हम हमेशा बात करते रहेंगे। फैसल वाडा साहब से एक के बाद एक स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में PTI के अंदर के लोग मुलव्वस हो सकते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं फैसल वाडा साहब। अभी इन बातों को आप सीरियस नहीं ले सकते। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है दुनिया न्यूज़ को। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाना चाहती थी लेकिन नवाज शरीफ ने ओवर रूल किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐवान सदर में या सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इमरान खान साहब को दोबारा यकीन दिलाया गया था इंतखाबात का। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं, पहले भी बैकडोर चैनल मुज़ाकरात चल रहे थे, अब भी चलते रहते हैं,
बैकडोर चैनल कभी बंद नहीं होता। मैंने आपको बताया कि असद उमर और परवेज़ खटक साहब, ये दो लोग तो आप कंफर्म कर लें, ये बैकडोर चैनल जो मुज़ाकरात होते हैं ये उनका हिस्सा रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये वादा किया गया कई मरतबा के इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब अड़ गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जब तक मैं इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं आता तब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। अगर इलेक्शन होंगे तो इमरान खान जीत जाएगा। अब उसका रीज़न आप समझिए ना कि अब तक जो इलेक्शन हुए हैं उनकी तादाद है टोटल 37 में से 29 इंतखाबात इमरान खान साहब जीत गए हैं। एक के अंदर उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, वरना 30 जीत जाते। तो ये अगर आप परसेंटेज में जाए ना तो 70 से 80% इलेक्शन इमरान खान जीत रहे हैं पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी तादाद में जीत रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब और उनका बयानिया पिट रहा है, लगातार पिट रहा है, और उस बयानिए को बचाने वाला भी अब कोई मौजूद नहीं। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब तक मैं जीतने के काबिल ना हूं तब तक इलेक्शन ना करवाया जाए पाकिस्तान में। ये खौफ है जो नवाज शरीफ को भी है, फजलुर रहमान को भी है, ANP को भी है, MQM को भी है। पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा कम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल हो गई ना सैलाब के बाद, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे जोर के साथ उतरी तो वो पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध के अंदर वाइप आउट कर सकती है। ये एक रियलिटी है। बलूचिस्तान भी फजलुर रहमान के हाथ से निकल गया है, क्योंकि बलूचिस्तान में फजलुर रहमान साहब कई नशिस्तें जीत जाते थे, अपने बंदे खड़े करते थे। मौलाना शेरानी साहब का वोट पड़ता था फजलुर रहमान साहब को। मौलाना शेरानी साहब की जमात बलूचिस्तान में बहुत ताकतवर है। अगर आप कोयटा की सराउंडिंग से चले जाएं दूर दराज के इलाकों में, पशीन में, किला सैफुल्ला में, किला अब्दुल्ला में, बाकी सारे इलाकों में, तो वहाँ जो मजबूत तरीन जमात है यानी नसीराबाद तक और दीगर इलाकों में, तो यहाँ पे सबसे मजबूत जमात जो है वो मौलाना शेरानी साहब की जमात है, और वो इलेक्शन जीत जाएगी बड़े आराम से। तो फजलुर रहमान साहब के लिए भी बहुत अच्छी खबरें नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पुलिस को अजीब अजीब चीज़ें दे रही है इस्लामाबाद में इंतज़ामिया। यानी एक तो कहते हैं कि मुल्क बहुत गरीब है, इमरान खान ने इतने सारे हल्कों में इलेक्शन क्यों लड़ा, और जदीद तरीन हथियार और अजीब अजीब चीज़ें लोगों को टॉर्चर करने के लिए पुलिस को फराम की जा रही हैं। मिसाल के तौर पे समा टीवी ने बताया कि जी कोई पेपर गन्स फराम की जा रही हैं, 40,000 गन्स और 60,000 जो है ना वो पेंट और पेपर गोलियां और ये चीज़ें ज़ख़ीरा की गई हैं। इनसे ये होता है कि इंसान के जिस्म में ख़ारिश होती है और कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं बाद में जाके, तो साथ एक एक कपड़े लेके जाइएगा, जब ख़ारिश हो तो फिर कपड़े आपको तब्दील करने पड़ जाएंगे जो लोग जा रहे हैं। और दूसरा जो है वो गाड़ी की स्क्रीन पे अगर मारते हैं तो उससे एक रंग फैल जाता है, तो फिर गाड़ी आगे देख नहीं सकती, ड्राइवर को नज़र नहीं आता। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म की इस्लामाबाद पुलिस को दी जा रही हैं, जैसे कि दुश्मन मुल्क खुदा न खास्ता हमला करने वाला हो। और ख़बरें इसके बाद भी अच्छी नहीं हैं। इसके बाद वाली खबरें मैं आपको बता देता हूँ कि वजारत पेट्रोलियम ने सर्दियों में बड़े पैमाने पर गैस के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया है। अगर ऐसा एक स्टेटमेंट दिया होता हम्माद अजहर ने तो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तबाही फेर देनी थी। जियो ने, समा ने, दुनिया ने, बाकी सब टीवी चैनल ने उड़ा के रख देना था। पाकिस्तान के 95% मीडिया ने आज इसी के ऊपर काम करना था अगर ये स्टेटमेंट कहीं हम्माद अजहर के दौर में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आया होता। लेकिन मौजूदा हुकूमत साफ कह रही है कि शदीद तरीन लोड शेडिंग होनी है गैस की सर्दियों के अंदर, क्योंकि ये हुकूमत किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं कर सकी। एक और बुरी खबर है इनके लिए, बल्कि इनके सहूलतकारों के लिए भी। IMF ने नई किस्त देने से पहले हुकूमत की कारकर्दगी देखने का फैसला किया है। अब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। यानी हुकूमत की कारकर्दगी आप समझते तो हैं कि कोई भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ना रेमिटेंसेस जो हैं वो भी लगातार कम हो रही हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में वो भी कम हो रही है, और महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को सब्सिडीज़ दे नहीं पा रहे और टैक्स के टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसी सूरत हाल में जो अहदाफ पूरे नहीं कर सकी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके बाद अदाद शुमार को देखते हुए IMF जब अगली किस्त देने की बात करेगा तो ऐसा लगता है कि एक और फेलियर होगा, क्योंकि इसहाक डार साहब को तो उन्होंने मूल लगाने से इनकार कर दिया है, और वो इसहाक डार साहब को एक ऐसे वज़ीर ख़जाना के तौर पे देखते हैं जो नॉर्मली वादा कुछ करते हैं और कर कुछ देते हैं। यानी वादा खिलाफी, गलत बयानी, इसके तौर पे वो देखते हैं। पहले भी उन्होंने सुर्ख झंडी दिखाई थी, कोई बात नहीं सुनी इसहाक डार की, और फिर उन्होंने कहा जी मुझे तो लाया गया है, मैं अभी इसहाक डार साहब कहते हैं जी मुझे तो फंसा दिया ला के, और वो अब पहले कह रहे थे कि डॉलर मेरे आने पे, मैं जहाज़ में बैठा डॉलर सस्ता हो गया, और अब कहते हैं डॉलर का तो मेरे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। डॉलर का ताल्लुक अब कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के साथ है,
कितना बड़ा फ्रॉड है वो आदमी जो कहता था कि डॉलर को मैं ले आऊंगा 130 रुपए पे, 135 रुपए पे, कभी कहता था 100 रुपए पे ले आऊंगा। वो आदमी अब कह रहा है कि डॉलर को तो मैं ठीक कर नहीं सकता। और जब नया नया आया तो इन्होंने बहुत रोक के दबा के डॉलर को एकदम नीचे किया, थोड़ा 10-15 रुपए, तो रोला डाल दिया था कि ये मेरी कारकर्दगी है, मेरी कारकर्दगी है। अब जब वो वापस अपनी जगह पे पहुंच रहा है और जिस दिन इन्होंने एलसीज खोली उस दिन जो पेंडिंग की हुई है, तो ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, 250 से भी ऊपर चला जाएगा। तो अब डाल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खाते में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये चीज़ें आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का 5वां दिन शुरू करेंगे आज, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये लॉन्ग मार्च वक्त पे इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। इसके पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ता, 5 दिन से 1 हफ्ता ज़्यादा लगेगा। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि लॉन्ग मार्च की टाइमिंग तब्दील हो गई है। ये अब 10 तारीख या 9 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेगा, 4 तारीख को इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेगा। उसका रीज़न ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च स्लो है और लोगों की शिरकत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।